हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा प्रयास है कि डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप लोग क्या करेंगे, अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि जो हमारा चैनल है, धर्म स्टडी धर्म स्टडी आईक्यू क्लासेस, ठीक। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संविधान, जिससे परीक्षा में वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था से, ठीक। तो इसमें हम आपको अब डीपली पढ़ाएंगे। डीपली पढ़ाने का मतलब है कि अब वो नहीं आता जो घिसे पिटे उसमें पूछता था, अनुच्छेद पूछ लेता था, भाग पूछ लेता था। अब क्या करता है आयोग, अंदर के प्रश्न बनाकर पूछता है। तो इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी एक नोट्स बनाया है। उसी पीडी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक। तो आज हम शुरू करेंगे भारत के संविधान, महत्वपूर्ण संविधान, और भारत का संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है वो बताएंगे। और यह कहाँ से लिया गया है, किन किन देशों के सहयोग से इसको बनाया गया है, किन किन देशों से क्या क्या लिया गया, उन पर सब चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, जो हमारा संविधान है वो शुरू होता है प्रस्तावना से। इससे, प्रस्तावना से, ठीक। तो किससे शुरू होता है? प्रस्तावना से शुरू होता है। तो प्रस्तावना क्या है, पहले हम प्रस्तावना के बारे में एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, हम भारत में समझ लेना, हम भारत जो है एक शक्ति का स्रोत है। ये एक एक शब्द को लेकर आपको बताएंगे। तो हम भारत मतलब शक्ति का स्रोत है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, तीनों शब्द इंपॉर्टेंट है, ठीक। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अगर इन तीनों शब्दों में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित पूछा जाए तो आपको डेट लगानी है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949, ठीक। अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए क्या है, हम भारत का मतलब है शक्ति का ये स्रोत है, हम भारत के लोगों से। अब इसमें क्या है कि एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ लोकतंत्र, एक तीनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। यह तीनों शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। यह आपको बताना है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था इनको, और इनका अर्थ क्या है, ठीक। तो ये हो गया। अब दूसरी बात है कि गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिक की बात करेंगे तो इसमें ये पूछा जाता है कि प्रस्तावना में न्याय का उल्लेख कितने प्रकार से है, और स्वतंत्रता का उल्लेख कितने प्रकार के, समता का उल्लेख कितने प्रकार, ये सब पूछे जाते हैं प्रश्न, ठीक। सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का। कितने प्रकार का न्याय है? 3 प्रकार का है। अब कौन कौन सा है देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तीनों याद रखना। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हो गया आपका 3 प्रकार के न्याय। अब स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की है, याद रखना। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, याद रखना। तो न्याय हो गया 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की हो गई, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। अब समता कितने प्रकार की? समता या समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक। समता ऑब्लिक समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की, क्लियर। अब है कि इनको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता के बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा। अब पूछा जाए आपको कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया, अधिनियमित कब किया गया,
और आत्मार्पित कब किया गया। तो ये तीनों अगर जैसे शब्द आ जाएं तो आपको कब लगाना है, 26 नवंबर 1949। कब लगाना है, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय संविधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक, जो भारतीय प्रस्तावना है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से ग्रहण की, याद रखना। ठीक, कहाँ से की गई है, अमेरिका के संविधान से। अब बात करेंगे इसकी भाषा जो है, जो प्रस्तावना की भाषा वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। लेकिन अगर पूछे कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई तो अमेरिका से। क्लियर, तो प्रस्तावना अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। क्लियर। उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान में पंडित नेहरू द्वारा संविधान की तीसरी बैठक। अब पूछा जाता है कि उद्देशिका का प्रस्ताव संविधान में कब रखा गया था, तो जब तीसरी बैठक हुई थी संविधान की, कब हुई थी, तीसरी, तीसरी और 13 याद रखना, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुई, संविधान की तीसरी बैठक हुई, उसमें उद्देशिका का प्रस्ताव रखा गया या प्रस्तुत किया गया। क्लियर। फिर अगला है संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। भाई रखा प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को किया, लेकिन संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकार कब किया गया, 26 जनवरी 1947। 26 जनवरी 1947, लगभग एक साल बाद, 26 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। इसी दिन मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू में अनुवाद किया इसको। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार पूछा गया अभी तक है। मोहनलाल सक्सेना, मोहनलाल सक्सेना ने उर्दू में अनुवाद किया, उद्देशिका का प्रस्ताव था, याद रखना, ये पूछा गया है। आप बात करते हैं प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द आता है, भारत के लोग भारत का प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी। तो प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि सोवर्ण। सोवर्ण का अर्थ क्या होता है, भारत अपने आंतरिक व बाह्य मामलों के संचालन में पूर्णतः स्वतंत्र है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय के लिए स्वतंत्र है। ठीक, भारत किसी विदेशी सत्ता के दबाव में के अधीन नहीं है। भारत किसी विदेशी सत्ता के दबाव में नहीं है, ये प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है। प्रभुत्व संपन्नता के अधिकारों के प्रयोग के आधार पर राज्यों का स्वरूप। अब जो प्रभुत्व संपन्न है, अब राज्यों का इसमें क्या योगदान रहता है, राज्य अपने किस प्रकार से प्रभुत्व संपन्न है, स्वतंत्र है, उन पर बात करेंगे। ठीक, अब देखिए राज्यों की बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है औपनिवेशिक, नंबर एक, दूसरा है डोनियन, अर्थव्यवस्था या अर्थराज्य या अधिराज्य या प्रभुत्व संपन्न। तो औपनिवेशिक राज्य का क्या होता है, जब राज्य विदेशी शासन के अधीन हो। जब कोई राज्य विदेशी शासन के अधीन होता है उसे औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। डोमिनियन या अधिराज्य क्या होता है, जब राज्य स्वतंत्र हो, जब राज्य स्वतंत्र हो किंतु औपचारिक सत्ता विदेशी हो। जैसे स्वतंत्र तो हैं लेकिन कोई भी निर्णय लेला अगर लिया जाएगा तो वो विदेशी सत्ता ही उस पर निर्णय लेगी। ठीक, तो यह डोमिनियन या अधिराज्य कब तक चला, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक। 26 जनवरी 1950 तक क्या चला, भारतीय जो राज्य थे उन पर अगर कोई निर्णय लेना होता था तो विदेशी सत्ता निर्णय लेती थी। क्लियर। अब प्रभुत्व संपन्न कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो गया। ठीक, 26 जनवरी 1950 को जब राज्य किसी शासन से पूर्णतः मुक्त हो जाए तो देखिए उसे प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जब कोई किसी के ऊपर शासन ना करे तो उसे प्रभुत्व संपन्न कहते हैं, स्वतंत्र कहते हैं। डोमिनियन, राज्य तो स्वतंत्र थे लेकिन कोई भी अगर निर्णय लेता था तो विदेशी सत्ता ही लेती थी, इसलिए इसे डोमिनियन या अधिराज्य कहते हैं। औपनिवेशिक, जब राज्य विदेशी शासन के अधीन हो और विदेशी लोग क्या करें, इस पर शासन करें। क्लियर। अब अगला समाजवाद का आशय क्या है, समाजवाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समाजवाद का आशय क्या है, समाजवाद का आशय है उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण से है। समाजवाद का आशय क्या है, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के साधनों पर, याद रखना। ठीक है, उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण से है। समाजवाद का आशय क्या है, जब उत्पादन के जो साधन है उस पर राज्य का नियंत्रण हो, वो समाजवाद का आशय होता है। नोट क्या है, सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में भारत ने आधिकारिक तौर पर अर्थव्यवस्था में मिश्रित मॉडल को अपनाया था। तो ये याद रखेंगे, भारत
सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की पहली अधिनियम औद्योगिक नीति कब हुई थी? 1948 में। ठीक। अब अगला बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है पंथनिरपेक्ष, इसे सेकुलर इंग्लिश में कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकुलर कहते हैं। ठीक। अब सेकुलर क्या होता है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह धार्मिक आधार पर राज्य के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। पंथनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 के आधार पर जोड़ा गया। अब इसका अर्थ है धार्मिक आधार पर राज्य के स्वरूप को अभिव्यक्त करता है। जैसे पंथनिरपेक्ष का अर्थ देख लीजिए, यह एक ऐसा राज्य हो जो किसी धर्म को राज्य धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। कोई ऐसा राज्य जो किसी भी धर्म को विशेष रूप से धर्म नहीं मानता, सभी धर्मों को एक साथ क्या करता है? एक समान मानता है। सभी धर्मों को एक समान मानता है। कौन? पंथनिरपेक्ष का मतलब होता है। फिर राज्य अपनी गतिविधियों का संचालन किसी भी धार्मिक मान्यता के अनुसार नहीं करेगा। ये भी पंथनिरपेक्ष का मतलब है। राज्य अपनी गतिविधियों का संचालन किसी भी धार्मिक मान्यता के आधार पर नहीं करेगा, याद रखना। ठीक। अब बात करें राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हुआ। देखिए पहले आपका पॉइंट हो गया पंथनिरपेक्ष कि धार्मिक आधार पर राज्य का स्वरूप क्या होगा? एक ऐसा राज्य जिस किसी धर्म को राज्य धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देगा। दूसरा है राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। ठीक। सभी धर्मों को आदर पोषण व प्रोत्साहन करेगा। फिर भारत का राज्य पंथनिरपेक्ष है परंतु ठीक नहीं है। ठीक। भारत का राज्य पंथनिरपेक्ष है परंतु नास्तिक नहीं है तो पंथनिरपेक्ष किसी भी धर्म को स्पेशली बढ़ावा नहीं देगा, लेकिन सभी धर्मों में विश्वास रखता है। नास्तिक नहीं। क्लियर? पंथनिरपेक्ष की जरूरत। अब धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं। बात करेंगे धर्मनिरपेक्ष। ठीक। धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे। धर्मनिरपेक्ष धर्मों के बीच भेदभाव समाप्त होगा, लेकिन धर्म के भीतर उनके पंथों के बीच भेदभाव संभव है। देखिए धर्म के बीच जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करेगा धर्मनिरपेक्ष, लेकिन धर्म के भीतर उनके पंथों के बीच भेदभाव संभव है। धर्म के आधार पर राज्य का स्वरूप क्या होगा? निरीश्वरवादी होगा, नास्तिक होगा, धार्मिक या धार्मिक स्वतंत्रता होगा, या पंथनिरपेक्ष होगा। तो इसमें ये लिखा है कि राज्य किसी धर्म को नहीं मानता है, राज्य धर्म विरोधी होता है। किसी भी धर्म को पर्सनली नहीं मानता है, वह सभी धर्मों को एक साथ या एक समान मानता है। अब धार्मिक या धार्मिक स्वतंत्रता क्या होता है? राज्य धर्म समर्थक है। दूसरा है धर्म विशेष को मान्यता देता है। अगर कोई धार्मिक राज्य होगा या धार्मिक राष्ट्र होगा तो वो धर्म को बढ़ावा देगा और धर्म को विशेष रूप से मान्यता देगा। पंथनिरपेक्ष का मतलब धर्म के मामले में राज्य तटस्थ होगा। धर्म के मामले में राज्य क्या होगा? तटस्थ होगा। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। राज्य का अपना धर्म नहीं होगा। ठीक। अब लास्ट वर्ड है पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यह शब्द ब्रजेश्वर प्रसाद ने प्रस्तावना के में प्रस्ताव रखा जिसे स्वीकार नहीं किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को यह रखा था ब्रजेश्वर प्रसाद ने, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। क्लियर? इसके दो पंथनिरपेक्ष को दो आधार पर बताया गया, एक पाश्चात्य अवधारणा, एक भारतीय अवधारणा। पाश्चात्य अवधारणा क्या है? राज्य धर्म से पूर्णतः पृथक होता है। पंथनिरपेक्ष का मतलब है राज्य धर्म से पूर्णतः पृथक होता है। धर्म के मामले में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती। धर्म के मामले में राज्य की कोई भूमिका नहीं होती। क्लियर? अब भारतीय अवधारणा क्या है? भारतीय अवधारणा के आधार पर अगर देखें तो राज्य धर्म से पूर्णतः पृथक नहीं है। दूसरा है यद्यप राज्य का कोई धर्म नहीं है। दो। तीसरा है धर्म नहीं है फिर भी वह सभी धर्मों को समान संरक्षण व प्रोत्साहन प्रदान करेगा। ठीक। अब अगला प्रश्न आएगा, क्या भारत राज्य के पंथनिरपेक्ष स्वरूप को बदला जा सकता है? हाँ, क्यों? अगर नहीं तो क्यों? ठीक। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।